हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यावसायिक बैंकों की शाखा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो किस प्रकार से शाखा का निर्माण करते हैं। तो जब हम व्यावसायिक बैंकों की बात करते हैं, कॉमर्शियल बैंक एक तरह से क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो क्या करते हैं, लोगों की जो जमाएं होती हैं, लोगों के पास में जो बचतें होती हैं उनको अपने पास में जमा करने का कार्य करता है। और जब लोग अपना पैसा बैंकों के पास में जमा कराते हैं तो बैंक क्या करते हैं, उस पैसे को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दे देते हैं। तो जब लोगों द्वारा बैंकों में जो पैसा जमा कराया जाता है तो ये जो जमा राशियां हैं वो कितनी हैं, या इन जमा राशियों को हम क्या कह सकते हैं, मांग जमाएं कह सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब लोगों के द्वारा बैंकों में जो भी पैसा जमा कराया जाता है, जो भी उनके पास में बचतें होती हैं, उन्हें लोग क्या करते हैं, बैंकों के पास में जमा कराते हैं। तो बैंकों के पास में ये जमा राशियां कितनी हैं, शाखा का निर्माण उसी के ऊपर निर्भर करेगा। बैंक द्वारा लोगों को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है, तो जो ऋण की मात्रा है वो ज्यादा होगी या कम होगी, वो किसके ऊपर निर्भर करता है कि लोगों के पास, जो व्यावसायिक बैंक है उनके पास में लोगों की कितनी जमाएं होती हैं। अब लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उसे वो निकाल सकते हैं, चाहे वो चेक के माध्यम से निकालें या अन्य किसी प्रकार से। तो इन राशियों को जो व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकता है, इन जमाओं को हम क्या कह सकते हैं, मांग जमाएं कहते हैं। तो जब व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराता है तो जितना पैसा जमा कराते हैं उससे कई गुना व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, उधार दे देते हैं। अब वो उधार किस प्रकार से देते हैं, ऋण देने की उनकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम इसको एक तालिका के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जब व्यावसायिक बैंकों के पास में ये मांग जमाएं जो लोगों के द्वारा जमा कराई जाती हैं जब बढ़ती हैं तो इन कुल जमाओं से व्यावसायिक बैंक कई गुना उधार देकर शाखा का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैंकों के पास में जितनी जमाएं ज्यादा होगी उतना ही वो अधिक ऋण देंगे, और जब ऋण अधिक देंगे तो जो शाखा जमाएं हैं जो ऋण देने पर उत्पन्न होती हैं वो भी कई गुना होगी और इससे अधिक ऋणों का निर्माण होगा। इसीलिए कहावत है प्रचलित अर्थशास्त्री जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि ऋण जो होते हैं वो जमाओं को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि व्यक्ति ने अगर ऋण लिया है तो उस ऋण को वो वापस क्या करेंगे, जमा कराएंगे। और जब बैंकों के पास में जमाएं बढ़ेगी तो वापस इन जमाओं को वो क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण दे देते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है कि ऋण जमाओं को उत्पन्न करती हैं और जमाएं क्या करती हैं, ऋणों को उत्पन्न करती हैं। मान लेते हैं, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आगे हम इसको एक सारणी के द्वारा समझेंगे कि माना कि कोई व्यक्ति बैंक में अगर 10,000 रुपए जमा कराता है नकद रूप में, ये जो 10,000 रुपए जमा कराए गए हैं इनको क्या कहा जाता है, प्रारंभिक जमाएं कहा जाता है, प्राइमरी डिपॉजिट्स। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा नकद रूप में बैंक में जो भी राशि जमा कराई जाती है वो क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक जमा कहलाते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट। और अब ये जो पैसा जमा हुआ है बैंकों के पास में, व्यावसायिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, इसका एक निश्चित भाग होता है, नकद कोष होता है, वो अपने पास में रख लेते हैं और बाकी की जो शेष जमा है, शेष राशि जो होती है उसको वो क्या करते हैं, उधार दे देते हैं। माना कि जो कॉमर्शियल बैंक की व्यावसायिक बैंक है, इस 10,000 में से 2,000 रुपए जो उनका नकद कोष है वो अपने पास में रख लेते हैं। शेष राशि कितनी है, 8,000 रुपए। तो इस 8,000 रुपए को वो क्या कर देते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देते हैं। तो ये 8,000 रुपए जिस व्यक्ति को उधार दी जाएगी उसके खाते में जमा कर दी जाएंगे, कितने, 8,000 रुपए। तो इसका मतलब ये 8,000 रुपए व्यावसायिक बैंकों को वापस उस व्यक्ति से वसूल करने हैं।
इसलिए ये 8,000 रुपए व्यक्ति की क्या व्यावसायिक बैंकों के लिए क्या होगी, व्युत्पन्न जमाएं होगी। मतलब ऋण देने पर जो जमाएं बैंकों के पास में उत्पन्न होती हैं उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न जमाएं, डेरिवेटिव डिपॉजिट, और प्राइमरी डिपॉजिट प्रारंभिक जमाएं जो व्यक्ति के द्वारा नकद जमा कराई जाती हैं। तो इन व्युत्पन्न जमाओं से ही साख निर्माण होता है। अब ये कैसे होता है इसको आगे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि प्रारंभिक जमाएं क्या होती हैं, ऐसी जमाएं जो जमाकर्ता के द्वारा लोगों के द्वारा बैंकों में नकद मुद्रा के रूप में जमा कराई जाती हैं। वास्तविक मुद्रा के रूप में जो राशि बैंकों में जमा कराई जाती हैं उनको हम कहते हैं प्रारंभिक जमा, प्राइमरी डिपॉजिट्स। और दूसरी हमारी व्युत्पन्न जमाएं, ऐसी जमाएं जो प्रारंभिक जमाओं को ऋण पर देने पर, ठीक है, प्रारंभिक जमाओं को जब ऋण दिया जाता है तो उन ऋणों से ऋण दिया जाएगा, वो नकद रूप में नहीं दिया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसका एक बैंक में खाता खोल दिया जाता है और उसके खाते में वो राशि जमा कर दी जाती है, ठीक है। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न जमाएं कहते हैं या साख जमाएं भी कह सकते हैं, जो ऋण देने पर उत्पन्न हो रही है, साख देने पर उत्पन्न हो रही है। तो ये तो हमारी कुछ बेसिक बात हो गई है। अब व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो साख का निर्माण कैसे करते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है। तो साख निर्माण की प्रक्रिया या साख सृजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो जैसा कि हम दो अवधारणाएं पढ़ चुके हैं, एक तो है प्रारंभिक जमा और दूसरी है व्युत्पन्न जमाएं। तो जब व्यावसायिक बैंकों में, व्यापारिक बैंकों में कोई व्यक्ति नकद राशि जमा कराता है या अपना पैसा चाहे वो चेक के माध्यम से भी जमा करा सकता है, तो जब व्यक्ति के द्वारा व्यावसायिक बैंकों में कोई राशि जमा कराई जाती है जिनको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रारंभिक जमाएं या प्राइमरी डिपॉजिट। तो इन प्रारंभिक जमाओं का एक निश्चित अनुपात नकद कोष के रूप में, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि व्यावसायिक बैंक किस प्रकार से साख का सृजन करते हैं। तो सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर बैंक में पैसा जमा कराता है, माना कि वो प्रारंभिक जमाओं के रूप में, ठीक है, नकद रूप में उसने 10,000 रुपए जमा कराए हैं, तो इस 10,000 रुपए को क्या कहा जाएगा, प्रारंभिक जमा कहा जाएगा, प्राइमरी डिपॉजिट। अब बैंक क्या करता है, इस 10,000 का एक जो नकद कोष होता है अनुपात, उसे अपने पास में रख लेता है और शेष राशि जो होती है उसको क्या करता है, ऋणी को उधार दे देता है। लेकिन ऋणी को उधार दे देने की उसकी क्या प्रक्रिया है, नकद रूप में उधार नहीं दिया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, जो व्यक्ति बैंक से उधार ले रहा है, ऋण ले रहा है, उसका उस बैंक में खाता खोला जाता है और उसके खाते में जो ऋण की राशि है वो जमा कर दी जाती है, और जिसको क्या कहा जाएगा, व्युत्पन्न जमा कहा जाएगा, या जिसको हम साख जमा भी कह सकते हैं। अब बैंक की वापस प्रक्रिया वही रहेगी कि जो ऋण की राशि है, माना कि इस 10,000 में से 2,000 बैंक अपने पास में रखकर शेष राशि 8,000 रुपए ऋण के रूप में उधार देता है, तो इस 8,000 रुपए का वापस एक निश्चित अनुपात बैंक अपने पास में रख लेगा, वही अनुपात जो पहले था। माना कि यहाँ पर अगर 20% है तो अभी भी 20% होगा, और शेष राशि को वापस उधार दे देगा। और उधार देने की प्रक्रिया क्या है, नकद रूप में नहीं होता, उस ऋणी के खाते में जमा कर दी जाएगी। और इस तरीके से प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि ये जो व्युत्पन्न जमाएं हैं, जो साख जमाएं हैं, वो शून्य नहीं हो जाती हैं, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आगे इस सारणी के द्वारा आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमने लिया है कि कोई व्यक्ति बैंक में नकद रूप में प्रारंभिक जमा के रूप में उसने 10,000 रुपए जमा कराए हैं, और बैंक का जो नकद कोष है, CRR है, वो कितना है, माना कि 10%। तो इस 10,000 रुपए का 10% व्यावसायिक बैंक अपने पास में नकद रूप में रख लेगा। तो इस 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो 1,000 रुपए व्यावसायिक बैंक अपने पास में नकद रूप में रखकर शेष राशि कितनी है, 10,000 में से हमने 1,000 को घटा दिया, कितने बचे, 9,000 रुपए। तो 9,000 की राशि को वो क्या कर सकता है, किसी व्यक्ति को उधार दे सकता है, ऋण दे सकता है, जिनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न जमा। अब इस 9,000 को वो जिस भी व्यक्ति को उधार देगा उसके खाते में जमा कर देगा, कितने, 9,000 रुपए। तो इसका मतलब बैंक की जो जमा है व्युत्पन्न जमाओं से, नकद जमा कितनी थी, 10,000। अब इन व्युत्पन्न जमाओं से
9,000 रुपए की जमा और बढ़ जाएगी। तो ये जमा कितनी होगी बैंकों की, 9,000 रुपए और बढ़ गई हैं। अब इस 9,000 का वापस वही प्रक्रिया का 10% हमने माना था यहाँ पे कि नकद कोष कितना है 10%। तो व्यावसायिक बैंक इस 9,000 का 10% कितना होता है 900 रुपए अपने पास में रख लेगा और शेष राशि 9,000 में से 900 को हमने माइनस कर दिया, 8,100 रुपए जो व्युत्पन्न जमा होगी उसे वो अन्य किसी व्यक्ति को उधार दे देगा। जिस व्यक्ति को उधार दिया जा रहा है उसके खाते में 8,100 रुपए जमा कर देंगे, इसलिए बैंकों की जो जमा है वो 8,100 रुपए और बढ़ जाएगी। वापस वही प्रक्रिया, इसका 10% 810 व्यावसायिक बैंक अपने पास में नकद कोष में रख लेंगे और शेष राशि 7,290 रुपए जिनको हम व्युत्पन्न जमा कहेंगे उसको वो उधार देगा। उसके खाते में वापस कितने जमा कर दिए जाएंगे 7,290, उसका 10% व्यावसायिक बैंक अपने पास में रख लेंगे। शेष राशि 7,290 में से 729 को माइनस कर देंगे, वो व्युत्पन्न जमा हो जाएगी। ये जो व्युत्पन्न जमा आएगी उसको अगले जमाओं में मतलब बैंकों की जो जमा है वो इस तरीके से बढ़ती रहेगी और ये जो प्रक्रिया है वो आगे निरंतर चलती रहेगी। और कब तक चलती रहेगी, जब तक कि ये व्युत्पन्न जमा है वो शून्य नहीं हो जाती है तब तक बैंक साख का निर्माण करते रहेंगे। तो इस उदाहरण से अगर हम देखते हैं कि बैंक में नकद रूप में जो जमा हुई थी प्रारंभिक जमा वो कितनी थी 10,000 थी, लेकिन व्यावसायिक बैंकों ने क्या कर दिया, इस 10,000 की तुलना में कई गुना उन्होंने ज्यादा उधार दे दिया। इसका मतलब जो पैसा बैंक में नकद रूप में जमा हुआ था वास्तविक जमाओं के रूप में जो राशि बैंकों के पास में आई थी उससे कई गुना वो राशि वो उधार दे देते हैं और इस तरीके से उनकी जो प्रक्रिया है साख निर्माण की वो चलती रहती है। और जो व्यावसायिक बैंक है उनकी कुल जमाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। जैसे प्रारंभिक जमा तो कितनी थी, केवल 10,000 थी, लेकिन उनकी कुल जमा कितनी हो गई है 1 लाख रुपए। ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन सबका जो टोटल है वो कितना आएगा 1 लाख आएगा। उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि बैंकों का जो नकद कोष है वो कितना है, तो उसको हम ज्ञात करने के लिए नकद कोष तो हमको पता है कितना है 10% है, तो इससे हम पहले क्या ज्ञात कर लेंगे साख गुणक कितना है। और साख गुणक निकालने का फॉर्मूला क्या है 1/, नकद कोष 1/CRR। जैसे इस उदाहरण में हमने नकद कोष कितना लिया 10%, तो यहाँ पर साख गुणक कितना होगा 1/10% इक्वल टू 1/10% का मतलब क्या होता है 10/100 और इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 100/10 इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हो गया, जो बैंकों की कुल जमा है वो कितनी होगी 10 गुना, प्रारंभिक जमाओं की 10 गुना। तो देखिए प्रारंभिक जमा कितनी थी 10,000 रुपए थी, तो 10,000 इंटू हमने क्या कर दिया 10, तो कितना आ गया 1 लाख आ गया। अब देखिए यहाँ पर माना कि नकद कोष कितना होता 20% होता, तो साख गुणक कितना होता 1/20%। 20% का मतलब क्या होता है 20/100 और इसको अगर हम सोल्व करते तो कितना आएगा 100/20 इक्वल टू 5। इसका मतलब जो कुल जमा है वो कितनी बढ़ेगी 5 गुना। यदि प्रारंभिक जमा 10,000 है तो कुल जमा कितनी हो जाएगी यहाँ पे 50,000। तो कुल जमा जो होगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी नकद कोष के ऊपर। अगर नकद कोष ज्यादा होगा, यदि व्यक्ति जो व्यावसायिक बैंक है अपने पास में नकद के रूप में अगर ज्यादा रखते हैं तो कुल जमा साख का जो निर्माण होगा वो कम होगा। यदि व्यावसायिक बैंक अपने पास में नकद कोष जितना कम रखेंगे साख का निर्माण उतना ही अधिक होगा। साख निर्माण जो होगा वो किसके ऊपर निर्भर करता है नकद कोष के ऊपर। तो कुल साख निर्माण को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, साख गुणक को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे प्रारंभिक जमाओं से, या दोनों को अगर हम एक साथ ले लें 1/CRR क्या होता है साख गुणक, तो 1/CRR को प्रारंभिक जमाओं को हमने लिख दिया माना कि ये डी है, जो प्रारंभिक जमा है 10,000, जैसे 1/CRR इंटू डी अगर हम इसी फॉर्मूले से निकाल लें तो 1/10% इंटू प्रारंभिक जमाएं कितनी है 10,000। इससे क्या आ जाएगा कुल साख निर्माण, कुल जमाएं कितनी होगी वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। कुल जमाएं ज्ञात की जा सकती हैं इस फॉर्मूले से 1/CRR इंटू 100। ये 10% है, कितना हो जाएगा 10/100 या 100/10 इंटू 10,000।
तो 10,000 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, कुल जमाएं हम ज्ञात कर लेंगे इस तरीके से। और कुल जमाओं में से यदि नकद कोष जो हैं वो हम घटा देते हैं, कुल जमाएं कितनी यहाँ पर 1 लाख, अगर इस 1 लाख में से नकद कोष अनुपात को घटा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, व्युत्पन्न जमाएं। तो व्युत्पन्न जमाएं बराबर क्या होता है, कुल जमाएं माइनस कुल कोषानुपात। ठीक है, नकद कोषानुपात की राशि कितनी है उसको अगर हम कुल जमाओं में से घटा देंगे तो व्युत्पन्न जमा आ जाएगी। व्युत्पन्न जमाओं में यदि हम नकद कोष जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, कुल जमा आ जाएगी। तो इस तरीके से व्यावसायिक बैंक जो है अपना कार्य करते हैं। मतलब साख निर्माण की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से निर्भर किसके ऊपर करेगी, एक तो प्रारंभिक जमाएं कितनी है, दूसरा बैंकों का नकद कोष कितना है। नकद कोष जितना अधिक होगा, मतलब बैंक अपने पास में नकद रूप में ज्यादा देंगे तो उधार कम दे पाएंगे, तो साख का निर्माण कम होगा। यदि व्यावसायिक बैंक अपने पास में कम रखेंगे नकद रूप में, अगर वो अपने पास में कम रख रहे हैं तो उधार ज्यादा दे पाएंगे, उनकी व्युत्पन्न जमाएं ज्यादा होगी और जिससे साख का निर्माण भी ज्यादा होगा। तो साख का निर्माण किसके ऊपर निर्भर करेगा, नकद कोषानुपात के ऊपर निर्भर करता है। तो आपको व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं साख सृजन की सीमाएं। व्यावसायिक बैंकों के द्वारा जो साख का निर्माण किया जाता है उसकी कौन कौन सी सीमाएं, मतलब बैंक जो है वो साख का सृजन असीमित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी जो आर्थिक दशाएं होती है, देश की जो परिस्थितियां होती हैं उनका प्रभाव पड़ता है। तो कौन कौन सी देश की जो परिस्थितियां हैं वो साख के निर्माण को प्रभावित करती है। मतलब व्यावसायिक बैंकों के द्वारा साख का निर्माण ज्यादा होगा या कम। अगर बैंकों के पास में जो पैसा पड़ा हुआ है, अगर उधार लेने वाले नहीं है व्यक्ति, कम उधार लेने वाले हैं, तब भी साख का निर्माण क्या होगा, कम होगा। तो ऐसी कौन कौन सी सीमाएं हैं जो साख सृजन, साख निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला जो वो है देश में बैंकिंग विकास का स्तर। मतलब अगर जिन देशों में बैंकिंग विकास, जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो ज्यादा विकसित हो चुकी हैं, कहने का मतलब अधिकांश लोग या जो ज्यादातर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, लेन देन जो कर रहे हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, बैंकों के माध्यम से। तो जब सभी व्यक्तियों तक बैंकों की पहुंच बन जाती है, लोगों के द्वारा लेन देन बैंकों के माध्यम से किया जाता है, तो साख सृजन की जो क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी। लेकिन जिन देशों में जो बैंक है उनका विकास पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है, बैंकिंग विकास का स्तर नीचा है, तो साख का निर्माण भी कम होगा। नेक्स्ट है लोगों की बैंकिंग आदतें। किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में जो लोग हैं उनमें बैंकिंग की क्या आदत है, मतलब लोग जो लेन देन कर रहे हैं वो बैंकों के माध्यम से करते हैं या नहीं, लोगों में किस प्रकार की प्रवृत्ति है, नकद लेन देन की प्रवृत्ति है या बैंकों के माध्यम से लेन देन करने की प्रवृत्ति है। जिन देशों में लोगों की प्रवृत्ति जो लेन देन करने की है वो बैंकों के माध्यम से होती है, तो वहां पे साख का सृजन अधिक होगा। और लोग बैंकों से लेन देन अगर कम करते हैं तो साख का निर्माण कम होगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास का स्तर। यदि किसी अर्थव्यवस्था में, किसी देश में जो उद्योग है उनका विकास तेजी से हो रहा है या उद्योगों का विकास हो चुका है, व्यावसायिक गतियों का जो विकास है वो अच्छे से हो रहा है, तो जब व्यावसायिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां किसी देश में बढ़ती हैं तो इस स्थिति में जो लेन देन होते हैं वो ज्यादातर किसके माध्यम से होते हैं, बैंकों के माध्यम से। तो व्यवसाय और उद्योगों का अगर किसी अर्थव्यवस्था में विकास होता है तो ऐसी स्थिति में बैंकिंग लेन देन की जो आदत है वो बढ़ेगी, लोग बैंकों के माध्यम से लेन देन करना पसंद ज्यादा करते हैं, जिससे साख सृजन की क्षमता अधिक होगी। और अंतिम जो सीमा वो है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। किसी भी देश में जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत के संदर्भ में जो केंद्रीय बैंक वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अब देखिए अगर किसी देश का जो केंद्रीय बैंक है वो सरल मौद्रिक नीति को अपनाता है
सरल मौद्रिक नीति को अपनाने से क्या हो गया, साख का निर्माण ज्यादा होगा। मतलब जो भी लेन देन बैंकों के माध्यम से हो रहे हैं, तो केंद्रीय बैंक जो होता है वो उन लेन देनों को अगर प्रोत्साहित करता है, तो प्रोत्साहित करने से क्या होगा, ज्यादातर लोग जो है वो बैंकों के माध्यम से लेन देन कर रहेंगे, और बैंकों के माध्यम से लेन देन करने से क्या होगा, साख का निर्माण अधिक होगा। तो केंद्रीय बैंक की किस प्रकार की मौद्रिक नीति है? अगर केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति वो कठोर है, वो व्यावसायिक बैंकों पर ज्यादातर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, तो इस स्थिति में लोग जो है वो बैंकों के माध्यम से लेन देन कम करेंगे, और जिससे साख का निर्माण कम होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यावसायिक बैंक जो होते हैं वो किस प्रकार से साख का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।